बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेड 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, माइक्रोस्कोप और कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सो आज हम कवर करेंगे कुछ मेन ऑर्गेनेलिज प्लांट के। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो हेडिंग है वो सेल ऑर्गेनेलिज। पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेलिज। सेल के जो पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेलिज। जो भी पार्ट सेल के अंदर मौजूद हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनेल। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या हैं? ये कहलाते हैं ऑर्गेनेलिज, यानी पार्ट ऑफ सेल, या बायोलॉजिकल ज़बान में अगर हम कहें तो ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल, इट कंसिस्ट ऑफ अप टू 90% ऑफ वाटर। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ जो कि बहती हो, यानी पानी की तरह कोई चीज़, फ्लूइड की तरह कोई चीज़, लेकिन ये बेसिकली जेली लाइक है, जेल की तरह है, स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है। और इसमें मेन जो चीज़ है वो 70 to 90% वाटर मौजूद होता है। सो जेली लाइक चीज़ जो सेल के अंदर मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। इट आल्सो कंटेन्स डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है लेकिन डिजोल्व कंडीशन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी में हम शुगर को डिजोल्व कर लेते हैं तो ये डिजोल्व कंडीशन ऑफ शुगर इन वाटर कहलाएगा, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सेल जो इस्तेमाल नहीं करता वो कहाँ पर मौजूद होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू होल्ड टुगेदर ऑर्गेनेलिज विच मेक अप द साइटोप्लाज्म। इसका मेन जो काम है वो तमाम ऑर्गेनेलिज को इकट्ठे रखना है, ठीक है, ताकि वो बिखरे नहीं। एक सेल की शेप के अंदर रखना है, होल्ड करके रखना है, एक साथ रखना है, ये साइटोप्लाज्म का मेन काम है। इट आल्सो नरिश द सेल्स बाय सप्लाइंग इट विद सॉल्ट्स एंड शुगर्स एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू अकर। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है सेल को। सॉल्ट्स की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, शुगर की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, और सबसे अहम बात यह है कि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं। उन रिएक्शंस को स्पेस प्रोवाइड करना साइटोप्लाज्म का काम है। सेल को सॉल्ट देना साइटोप्लाज्म का काम है। सेल को शुगर प्रोवाइड कर देना साइटोप्लाज्म का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोस्केलेटन। A microscopic network of protein consists of microtubules and various filaments that spread out through the cytoplasm, providing both structural support and means of transport within the cell. सेल के अंदर एक नेटवर्क मौजूद होता है प्रोटीन्स का, जो कि सेल को सपोर्ट करता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि बहुत सारी, आप कह लें वायर्स कह लें, बहुत सारे पाइप्स कह लें, या बहुत सारी ये समझ लो कि जिस स्ट्रक्चर्स कह लें, जो कि बिल्कुल एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, ठीक है। तो एक नेटवर्क है, प्रोटीन की नेटवर्क कहलाती है, ठीक है। और ये जो नेटवर्क है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्स, ऐसी चीज़ें जो कि अंदर से होलो होती है, अंदर से खाली होती है, हमको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और अगर वो बहुत मतलब माइनर यानी टाइनी शेप में हो, बहुत छोटे छोटे हों, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड वेरियस फिलामेंट भी ही ट्यूब्यूल की तरह ही है, ठीक है। आप एक रॉड ले लें, लोहे की रॉड ले लें, ठीक है, इसको हम भी फिलामेंट या ट्यूब्यूल कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को मेंटेन करना, ठीक है। सो एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल। और इसी के अंदर चूँकि होलो है, ट्यूब्यूल है, खाली अंदर से, इसलिए ट्रांसपोर्ट का जो है एक मीन भी प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट का एक तरीका भी है, ट्रांसपोर्ट का एक यूँ समझ लो कि जी एक प्रोसेस भी इसी के थ्रू हो रहा होता है। सो ये बेसिकली सपोर्ट करता है सेल को। और सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी साइटोस्केलेटन ही करता है। बेसिकली ये प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो हमें अपने माइंड में बिठाना चाहिए। साइटोस्केलेटन प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो कि सपोर्ट करता है, शेप देता है किसको? सेल को। Microtubules are made up of tubulin, while filaments made up of active proteins. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है प्रोटीन की बनी होती है, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन, और फिलामेंट्स जो बनी होती है वो एक्टिव प्रोटीन की बनी होती है। ये बातें भी हमें याद रखनी चाहिए। साइटोस्केलेटन बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है और फिलामेंट्स की बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन्स के बने होते हैं और फिलामेंट्स किसके बने होते हैं? एक्टिव प्रोटीन्स के। काम क्या है? सेल को शेप देना, सेल को सपोर्ट करना, ठीक है, और अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करना। Nucleus. The nucleus is the largest organelle in the cell and contains the entire cell genetic information in the form of DNA. ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेल का वो न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA की सूरत में मौजूद होती है। हमारी बॉडी के अंदर
जितने भी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वालिदैन से हमें ट्रांसफर हुई है वो डीएनए की सूरत में होती है, और डीएनए बेसिकली कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। सो न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, सबसे अहम हिस्सा होता है न्यूक्लियस सेल का। The presence of nucleus is the primary factor that distinguishes eukaryotes from prokaryotes. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या फ़र्क है? यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर 2 लेयर्स मौजूद हो। मैंने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि अगर एक बॉल ले लें, उसके एक दफ़ा हम टेप चढ़ाएं और दूसरी दफ़ा टेप चढ़ाएं तो ये डबल लेयर्स कहलाएंगे। सो वो न्यूक्लियस जिसके बाहर 2 लेयर्स मौजूद हैं वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा, और ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर डबल लेयर्स मौजूद नहीं है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सो यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं। आप ये कह लें कि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस इज कवर्ड by 2 phospholipid membrane known as nuclear envelope that separate the nucleus and its content from the cytoplasm। अभी हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के बाहर 2 लेयर्स मौजूद हैं, यानी बाई लेयर हैं, ठीक है, डबल लेयर मौजूद होता है, और ये बेसिकली फास्फोलिपिड्स का बना होता है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर्स हैं वो भी फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। तो जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन्स बनी होती है, लेयर्स बनती हैं, वो चाहे सेल मेम्ब्रेन की हों या सेल वॉल की और या फिर न्यूक्लियस की हों, वो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स की, और इनको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, और ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, लेकिन इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो ये बाउंड्री है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवेलप्स एंड हेल्प to regulate the exchange of material such as RNA and proteins between the nucleus and the cytoplasm। अच्छा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने बात की थी, ये न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, सुराखें मौजूद होती हैं, उन सुराखों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज RNA एंड प्रोटीन्स। RNA और प्रोटीन की जो एक्सचेंज होती है वो कंट्रोल कर रही होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के दोनों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है सच एज RNA एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन और RNA की एक्सचेंज होती है, साइटोप्लाज्म से अंदर जा रही होती है, अंदर से बाहर जा रही होती है, ठीक है। जो भी एक्सचेंज है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, ये कौन कंट्रोल कर रहा था? किसके थ्रू हो रहा होता है? बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो साइटोप्लाज्म से अंदर जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो किसके थ्रू जाएंगी? न्यूक्लियर पोर्स, यानी सुराखें होती हैं, होल्स होती हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। Inside nuclear envelope, a granular fluid is present called nucleoplasm। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और फ्लूइड मौजूद होती है, ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर का मतलब दाने दाने, जिसके अंदर दाने दाने मौजूद हों, एक फ्लूइड मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन न्यूक्लियस एंड एग्रीगेशन ऑफ RNA इज आल्सो प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ों का जमा हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कभी कभी चीनी के टुकड़े होते हैं ना, क्रिस्टल्स, उनके ऊपर जब पानी लग जाता है तो वो बहुत सारे टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल एक मिल जाते हैं और एग्रीगेट मास बन जाता है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। सो एग्रीगेशन ऑफ RNA मौजूद होते हैं, बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के बाहर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, उनके अंदर पोर्स होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि अंदर हमारे पास एक फ्लूइड या ग्रेन्युलर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर RNA मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इन नॉन डिवाइडिंग सेल the genetic material is found in the form of net in the nucleus called chromatin network। अभी हमने बात की थी DNA, वो DNA अगर सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा तो ये DNA एक नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होता है। एक आपने देखे होंगे धागे का पूरा एक गुच्छा सा होता है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो उस सूरत में होता है जिसको फिलहाल हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सके कहाँ पर क्रोमोसोम अवेलेबल मौजूद है, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। एक नेटवर्क हमें नज़र आ रहा होता है, उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। सो नॉन डिवाइडिंग सेल की बात कर रहे हैं, जब सेल डिवाइड करने लग जाए तो फिर ये नेटवर्क ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है और फिर हमें क्रोमोसोम नज़र आने शुरू हो जाती है। जबकि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आते, नेटवर्क मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। A mitochondrion is a membrane bounded organelle is found in eukaryotic cell। membrane bounded है, इसके बाहर भी मेम्ब्रेन मौजूद है और ये सिर्फ कहाँ मौजूद होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। याद रखें जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होंगे। सेल वॉल और ये जो न्यूक्लियस हैं ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं होंगी।
माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स 2 फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी 2 मेम्ब्रेन मौजूद, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी थी, जैसे न्यूक्लियस के बाहर भी थी, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होंगी जो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। देयर इज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मेनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टल व्हिच कंटेन्स स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट एनेबल्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज एटीपी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर से फोल्ड हुई होगी, ठीक है, अंदर से फोल्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कपड़े को यूं फोल्ड करते हैं तो अंदर से फोल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्ट है, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हमारे पास एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि एटीपी बनाने में किरदार अदा करते हैं। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं। मेन काम माइटोकॉन्ड्रिया का है पावर हाउस यानी एटीपी का बनाना। रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ मौजूद कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं? क्रिस्टे के अंदर मौजूद होते हैं। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज जेली लाइक मैट्रिक्स। अब अंदर क्या मौजूद होता है? एक जेली लाइक मैट्रिक्स, एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अभी तक हमने बात की है बाहर 2 मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। उसके अंदर के जो मेम्ब्रेन है, एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, उस फोल्डिंग्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम किस में काम करते हैं? रिस्पायरेशन में और एटीपी बनाने में किरदार अदा करते हैं। जबकि अंदर एक फ्लूइड भरा होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मिलती है खुराक के साथ और एटीपी बनती है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी बनती है एटीपी की सूरत में। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं जो हम पहले हैं बता चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। ये ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है। द ईयर हैज अ डबल मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट्स एंड राउंड सेल्स। ये अगेन डबल मेम्ब्रेन मौजूद है जिससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। इसमें क्या है? नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स मौजूद हैं, फ्लैटेंड शीट्स, फ्लैटेंड सीधी शीट्स मौजूद होंगी, एंड राउंड सैक्स, और आखिर में राउंड, जैसे हम प्लेट की बात करें या कटोरी की बात करें उसको हम कहते हैं सैक्स, ठीक है। दीज फ्लैटेंड होलो फोल्ड्स एंड सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न। इनको हम क्या नाम देते हैं? ये जो सैक है, ये जो प्लेट की तरह या कटोरी की तरह कोई मतलब पार्ट है उसको हम कहते हैं सिस्टर्न। द ईआर इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट होता है और कहाँ कनेक्ट होता है? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। यानी ये एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। यूं राउंड करता हुआ और नेटवर्क बनाता हुआ जाता है। कोई भी चीज़ जो साइटोप्लाज्म से बाहर से आ रही हो और कहाँ जानी है, न्यूक्लियस के अंदर जानी है, तो ये किससे पास होता हुआ जाएगा? ये पास होता हुआ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 2 टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव एनी राइबोसोम। इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। स्मूथ का मतलब सीधे, उसके ऊपर कोई चीज़ ना हो, कोई दाने मौजूद ना हो, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग ऑयल, फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। इसका बेसिकली काम क्या है कि लिपिड्स बनाता है इंक्लूडिंग ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, यानी लिपिड्स बनाने का काम जो है ये करता है, ठीक है। नंबर 2, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के तोड़-फोड़, कार्बोहाइड्रेट्स जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स इसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना और छोटे यूनिट्स को बनाकर बड़े यूनिट्स बना देना, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। और रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, कैल्शियम कंसंट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। याद रखें कैल्शियम हमारे ब्लड से कहाँ जाता है? बोन्स में, बोन से वापस भी जाता है ब्लड में, ठीक है। तो ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसी भी सूरत में अगर कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाए, बोन्स में कम हो जाए, बोन्स में ज़्यादा हो जाए, ब्लड में कम हो जाए, तो ये एक एबनॉर्मेलिटी कहलाती है, ठीक है, जो कि बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो हम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ड्रग्स एक साइड इफेक्ट्स उनके होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स बेसिकली कौन कम करता है? डिटॉक्सिफाई, यानी उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देना, ये कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने बात की थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई दाने मौजूद नहीं होते, कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता, इसलिए वो स्मूथ कहलाते हैं। और ये रफ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते, दाने मौजूद होते, इसलिए कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कवर्ड विद द राइबोसोम्स गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स रफ अपीयरेंस। वैसी बात है, इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं और इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस है, जो हमें नजर आता है, वो रफ अपीयरेंस नजर आती है, हमें रफ नजर आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्लेस ए रोल इन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस, चूंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड काम ये है एंड प्लेज ए रोल इन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। और मेम्ब्रेन प्रोडक्शन यानी जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन बन रही होती है वहाँ पर भी ये अपना
किरदार अदा करते हैं, इसलिए क्योंकि मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन वगैरह की बनी होती है, तो ये वहाँ पर भी रोल प्ले करता है। द फोल्ड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अलाउइंग मोर राइबोसोम्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ER, देयरबाय अलाउइंग ग्रेटर प्रोटीन प्रोडक्शन। बेसिकली इनके ऊपर फोल्डिंग होती है, ठीक है, जैसे हम कपड़े के तह बनाते हैं, डिफरेंट तह कि कोई भी कपड़ा हम रख लेते हैं तो उसके डिफरेंट तह बनाते हैं, तो उनके तह के अंदर राइबोसोम मौजूद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद हों, और ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम मौजूद होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी। राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स का मतलब ये होता है कि जब RNA और प्रोटीन मिल जाए, एक साथ रहे, तो उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। यानी राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और RNA के बने होते हैं। दे अकर इन द साइटोप्लाज्म इन आर द साइट्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। अभी हमने बात की थी कि राइबोसोम्स बेसिकली क्या बनाते हैं? प्रोटीन, और ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं? ER के ऊपर होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम में अकर सिंगली ऑन इन द साइटोप्लाज्म RNA ग्रुप और मे बी अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, thus forming the rough endoplasmic reticulum। ये सिंगली भी अटैच हो सकते हैं, सिंगली मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर बहुत सारे ग्रुप में भी मौजूद हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। या ज़्यादा से ज़्यादा ये किसके ऊपर अटैच हो जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और सरफेस क्या बना देते हैं? रफ, ठीक है। सिंगली भी मौजूद हो सकते हैं, ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच हो जाते हैं। बेसिकली इनका काम हमें यह समझ में आना चाहिए, राइबोसोम का काम है भाई प्रोटीन बनाना, और ये बेसिकली बना हुआ किसका है? RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। Golgi bodies. The Golgi bodies are discovered by the Italian physician Camillo Golgi. Camillo Golgi ने discover किया था. It was one of the first organelles to be discovered in its type in tail because its large size made easier to observe. ये सबसे पहले ऑर्गेनेल थी क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था, सबसे पहले ही नजर आया और सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया, बड़ा साइज था इसका, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन्स to be transported through Golgi body from where they are synthesized to where they are required in the cell। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्रोटीन जहाँ बनती है हमारे बॉडी के अंदर, जो रिक्वायर्ड होती है, जाहिर सी बात है हर जगह बन नहीं सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो एक अलग डिपार्टमेंट में चीज़ बनती है, फिर जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ जाती है। तो हमारी बॉडी या हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनती एक जगह पर है, यूटिलाइज किसी और जगह पर होती है, तो ये लेकर कौन जाता है? गोल्जी बॉडीज लेकर जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम नहीं करता है, ठीक है। द गोल्जी बॉडी इज द स्टोरिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। बेसिकली ये स्टोर भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है। द गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ a stake of late membrane bounded say called cisternae, the cisternae within the Golgi bodies। सॉरी, हमने इससे पहले भी बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि वहाँ पर भी आगे जाकर प्लेट जैसी कोई चीज़ है, राउंड, ठीक है, बॉल जैसी चीज़ है या कटोरी जैसी चीज़ है, उसको हम कहते हैं सेक। तो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ वहाँ भी सिस्टर्न बोलते हैं, यहाँ भी सिस्टर्न बोलते हैं। गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ एंजाइम व्हिच मॉडिफाई द पैकेज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द गोल्जी बॉडीज। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं व्हिच मॉडिफाई द पैकेज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो चीज़ें बनाता है, पैकेज पैक करता है, उस सिस्टर्ने के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स होते हैं जो उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको बनाते हैं। प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी। तो प्रोटीन जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद था, हमने पहले बात की थी कि ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा और वहाँ से फिर कहाँ ट्रांसफर होगा? गोल्जी बॉडीज में ट्रांसफर होगा। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स या वेसिकल्स भी कह सकते हैं, आज स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्फेरिकल से गोल से होते हैं, आप मटका भी कह सकते हैं, ठीक है। विच फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करता है क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या फिर स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, आप शेप को देख लें, एक प्लेट या फिर एक कह लें, एक मटका कह लें या एक बाउल कह लें, तो स्टोर भी करता है और आगे जाकर जो है ट्रांसपोर्ट भी करता है। मेनी वेसिकल्स आर मेड इन द गोल्जी बॉडी एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यूजुअली हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड पर ये सिस्टर्ने मौजूद होते हैं, जबकि गोल्जी बॉडीज के एंड पर भी सिस्टर्ने मौजूद होते हैं। तो ये वेसिकल्स यूजुअली यहाँ से बनते हैं, बनते मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्लूइड है वो भर जाता है, जब फुल हो जाता है तो ये अलग हो जाता है और एक वेसिकल के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली गोल्जी बॉडीज या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। वेसिकल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट्स एंड फंक्शन। इनको जो इनके कंटेंट है, जो इनके अंदर जो चीज़ मौजूद है, जैसे वाटर मौजूद हैं या फिर प्रोटीन्स मौजूद हैं या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से और इनका क्या क्या काम है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फिजिकल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स। यहाँ मेरे ख्याल में लाइन गलत लिखी गई, कुछ वेसिकल जो हैं
मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। Lysosomes are formed by the Golgi bodies and contain powerful digestive enzyme that can potentially digest the cell. अभी हमने बात की थी कि Golgi bodies के एंड पर वेसिकल्स मौजूद होते हैं या सिस्टर्ने मौजूद होते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वेसिकल्स या फिर लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर लाइसोसोम एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। अगर ये निकल जाए तो सेल को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जब वायरस बैक्टीरियोफेज के अंदर जाता है तो वहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम या लाइसोसोम एंजाइम मौजूद होते हैं, वो सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है और पोर बना देता है और वायरस अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये इनका काम है। दिस पावरफुल एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट ऑल सेल स्ट्रक्चर्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये किसको डाइजेस्ट करता है, सेल के स्ट्रक्चर्स को, जैसे फूड मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनको डाइजेस्ट करता है। Lysosomes are abundant in animal cells that ingest food through food vacuoles. Lysosomes are abundant in animal cells that digest food through food vacuoles. Next, I'm sorry, ये लाइन मुझे बेसिकली समझ में नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। When a cell dies, the lysosomes release its enzymes and digest it. जब कोई सेल डाई कर जाता है, मर जाता है, तो उस वक्त लाइसोसोम्स क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं और अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं और सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट आउट कर देते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम मौजूद होते हैं और वो एंजाइम डाइजेशन की अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं जो सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। Vacuoles. Vacuoles are fluid-filled space that occurs in the cytoplasm of plant cells but are very small or completely absent in animal cells. वो कह रहे हैं कि ये fluid-filled हमारे पास spaces हैं, fluid-filled हमारे पास bodies हैं जो कि मौजूद होते हैं हमारे पास plant cells में, लेकिन बहुत कम मौजूद होते हैं animal cells में या absent भी होते हैं। Plant cells generally have one large vacuole. Plant cell के अंदर एक बहुत बड़ा vacuole है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। They take up most of the cell's volume in mature cell. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेर लेता है चूँकि बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद है प्लांट सेल में। A selectively permeable membrane boundary called the tonoplast around the vacuole. बेसिकली वैक्यूल की जो बाउंड्री है, जो मेम्ब्रेन है, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। यानी आप यूँ कह लें कि एक शॉपर ले लें, शॉपर के अंदर अगर हम फ्लूइड भरते हैं, पानी भरते हैं, तो वो जो शॉपर है, शॉपिंग बैग है, वो कहलाता है टोनोप्लास्ट। उसके अंदर जो फ्लूइड है वो कहलाता है, जो भी हमारे पास फ्लूइड भरा होता है वो है, और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वैक्यूल। The vacuole contains a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें अंदर पास होंगी और कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, सब चीज़ें अंदर बाहर पास नहीं होंगी। कुछ चीज़ों को ये रोक देंगे, कुछ चीज़ों को अलाउ कर देंगे कि जी आप चले जाएं। The vacuole contains cell sap, which is a liquid consisting of water, mineral salt, sugar and amino acid. इसके अंदर सोल्यूशन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप, जिसके अंदर क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, शुगर है, अमीनो एसिड्स। तो ये सारी चीज़ें मिली होती है वाटर के अंदर, इसको हम कहते हैं सेल से के नहीं भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। द वैक्यूल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलाइसिस, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहाँ पर ये रोल प्ले करता है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या था, जिसमें हमारे पास क्या हो, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो और क्या हो जाए, इसके रिजल्ट में कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो जाए, टूट जाए, तो दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल भी ब्रेकअप होगा और वो मॉलिक्यूल भी ब्रेकअप होगा जो बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट की एक्सक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरेज ऑफ वाटर को स्टोर करता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अमीनो एसिड है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है सेल के अंदर। तो पानी को स्टोर करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी स्टोर करता है वैक्यूल। सेंट्रोल्स, एनिमल सेल कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोल। स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर, हम कहते हैं सेंट्रोल्स। द सेंट्रोल इज ए cylindrical tube like structure that is composed of 27 microtubules arranged in a very particular pattern of triplets in rows. The site where two centrioles arranged perpendicular to each other are referred to as centrosome. Basically होता यह है कि जब सेल
डिवाइड कर रहा होता है, तो उस वक्त क्रोमोसोम हमारे पास वो जो नेटवर्क था वो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद फिर एक स्टेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। फिर अगला फेज़ हमारे पास आता है जिसमें एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम आगे चले जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम इस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, वो खुद नहीं जाते बल्कि वहाँ पर ये सेंट्रियोल मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। होता ये है कि ये सेंट्रियोल जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है और ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक यूं है और एक यूं है, ठीक है। और एक सेंट्रियोल जो है 27 माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है। 27 एंड 27 से दो ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये यूँ समझ लीजिएगा कि सेल डिवीजन से पहले अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, कॉपी बना लेते हैं। दो सेंट्रियोल इधर और दो सेंट्रियोल इधर, यानी आप एक सेंट्रियोल कह दें या दो कह लें तो इधर और इधर चले जाते हैं। ये परपेंडिकुलर शेप के होते हैं। यहाँ से माइक्रो फिलामेंट्स निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। वो दरमियान के जो क्रोमोसोम जो बिल्कुल अरेंज हुए हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, इन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। आधे इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, तो ये इनका मेन काम है, ठीक है। द सेंट्रोसोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में जो मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द सेंट्रोल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकग्नाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट पोजीशन द क्रोमोसोम्स इन द करेक्ट लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेसिकली काम ये है इनका कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स यानी ये समझ लें कि रस्सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो दरमियान वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अटैच करते हैं, अटैच हो जाते हैं और फिर अट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, आधे इधर और आधे इधर चले जाते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम है। माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते, ठीक है। Plastids are large cytoplasmic and major organelles found in the cells of the plants and algae. Basically ये plants और algae में मौजूद होते हैं, ये animals में मौजूद नहीं होते। Plastids are the size of the manufacture and storage of important chemical compounds used by the cells. ये स्टोर भी करता है और मैन्युफैक्चर भी करता है। मैन्युफैक्चर का मतलब खुराक मैन्युफैक्चर करता है। क्लोरोप्लास्टिड्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये खुराक को स्टोर भी करता है और खुराक को मैन्युफैक्चर भी करता है, तो स्टोरिंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनेली है प्लांट की। प्लास्टिड ऑफन कंटेन्स पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस and the types of the pigment present can change or determine the color, the cell color, ठीक है। There are 3 different types of plastid। अभी मैंने बात की थी कि प्लास्टिड की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोप्लास्ट। आगे भी हम पढ़ेंगे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब ये खुराक बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ये कलर भी देता है प्लांट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है और ये कहाँ पर मौजूद है, प्लांट्स में मौजूद है, लीव्स में मौजूद होता है और ये खुराक को बनाने में जो है अहम किरदार अदा करता है। प्लांट्स में भी है और अलजी में भी। अलजी का ग्रीन कलर भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स एंड आर कॉमन इन राइपनिंग फ्रूट, फ्लावर्स और ऑटम लीव्स। लीव्स में मौजूद होते हैं ये भी। और दूसरी बात यह है कि फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, फ्लावर्स में मौजूद होते हैं। फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, लीव्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, ठीक है। बेसिकली रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ये बेसिकली कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि रूट्स में मौजूद, अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होते हैं और ये बेसिकली खुराक को स्टोर करते हैं। अगेन बताते हैं प्लास्टिड एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, अलजी में मौजूद होते हैं। और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट कलर जो अदर कलर्स जो ग्रीन से अलावा कलर्स हैं वो हैं। और देन फाइनली हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है। ये खुराक को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं जबकि क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में हिस्सा लेते हैं। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स बनाते हैं, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट जो है अपने साथ पोलेंस को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, हम बाद में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ है। The chloroplast is double membrane organelles. Within the double membrane is a gel-like substance called stroma. Chloroplast जो है वो कह रहे हैं मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और डबल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेल-लाइक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। डबल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड भरा होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा आर स्टैक-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना इज अ स्टेक ऑफ थाइलाक्वाइड डिस्क। वो कहते हैं इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद है, ग्रेना मौजूद है जो कि स्टेक ऑफ थाइलाक्वाइड डिस्क। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन या थाइलाक्वाइड, ठीक है। ये इसी स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ग्रीन पिगमेंट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलाक्वाइड डिस्क।
वो जो अभी मैं बात की थी कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, वो इन थैलाकोइड डिस्क के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन। इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल कर देता है प्लांट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू। आज की वीडियो सिर्फ इसी यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू का कवर करेंगे। थैंक यू।